तो ये है तुम्हारा ओम्स लॉ। इसके बारे में हमने क्या डिस्कस किया था ओम्स लॉ के बारे में? तो लीनियर नेटवर्क का कुछ डिस्कस किया था। एक आपसे मैंने बताया था कि लीनियर नेटवर्क क्या होते हैं, नॉन लीनियर क्या होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स और पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अच्छा, एक तो ओम्स लॉ जो है आपका, तो देर आर मैनी क्वेश्चंस विच विल बी आस्क्ड टू यू, कि आपके जो भी नेक्स्ट के बाद आपका वाइवास वगैरह होंगे या कुछ भी होगा, तो ओम्स लॉ जो है, तो इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि हाँ जी, पहले तो आपसे पूछ लेंगे कि डिफाइन ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या है बेसिकली? तो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया, रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज निकाला इन अ रजिस्टर। तो एक उन्होंने आपके वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बिटवीन पे एक रिलेशन निकाला, तो जिसे उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट, जो एक पेपर पब्लिश किया, उसमें किया। तो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो था वो आपका इस प्रकार था। जो विजिबल है स्क्रीन आपके पास? यस सर। तो व्हाट ही डिड कि उन्होंने एक डीसी सर्किट लिया। ठीक है जी, जिसमें एक वोल्ट मीटर था, एमीटर था, और वन रेजिस्टेंस आर। So a variable DC supply voltage connected with a positive terminal at point A, as shown in the figure। जो वेरिएबल डीसी वोल्टेज थी, तो उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल था, इट वाज कनेक्टेड एट पॉइंट ए, एंड नेगेटिव टर्मिनल एट पॉइंट बी, एज शोन हियर। सो उसमें क्या था कि एज द वोल्टेज वाज इंक्रीज, द करंट रिकॉर्डेड बाय द एमीटर इंक्रीजेस। जैसे जैसे आपकी वोल्टेज इंक्राइज कर रही थी, वैसे वैसे आपका करंट राइज कर रहा था। ठीक है जी। ठीक है जी, तो यही जो यस है, सर। हम आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो हम, एक क्वेश्चन आपके पास आएगा कि व्हाई वोल्टेज इज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेजेस। ट्रांसमिशन जो हम कर रहे हैं, तो बेसिकली व्हाई हम अपनी जो वोल्टेज है, तो हाई वोल्टेज उस पर ट्रांसमिट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हमें क्या जरूरत है कि हम अपनी वोल्टेज जो है स्टेप अप करें। 11 kV 33 kV पे हम अपनी वोल्टेज जो स्टेप अप करते हैं, वो क्यों करते हैं? तो जब हम ये डिस्कशन पूरी कर लेंगे, तो उसका आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? यस सर। तो क्या उन्होंने रिलेशन सेटअप किया कि एज वोल्टेज जो हम जब अब इंक्रीज कर रहे थे, द करंट रिकॉर्डेड बाय एमीटर वाज आल्सो इंक्रीजिंग। वाइस वर्सा था, वो जैसे वोल्टेज इंक्रीज हो रही थी, वैसे आपका करंट इंक्रीज हो रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि तो इन्होंने क्या किया कि वोल्टेज वैल्यू ली। जैसे मान ली ये वोल्टेज ली, तो इसमें ये आपकी करंट की वैल्यू आ गई। ये वोल्टेज की वैल्यू ली, तो ये करंट की वैल्यू आ गई। ये वोल्टेज की वैल्यू ली, तो आपकी ये करंट की वैल्यू आ गई। तो ये करते रहे, तो हमने क्या किया कि हमने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो जब एंड में वो ग्राफ निकला, तो वो कॉरस्पॉन्डिंगली वो लीनियरली निकला। फॉर एवरी इंक्रीज, उतने ही इंक्रीज आपका करंट में हुआ। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट भी है, टू प्रोग्राम टू वेरीफाई ओम्स लॉ। एक्सपेरिमेंट है जो इसका, तो उसमें हम ओम्स लॉ वेरीफाई करेंगे। जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, तो आपकी जो है करंट की वैल्यू वो इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है जी। तो उसमें क्या होगा, विद दिस स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन इज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है ना, क्वाड्रेंट के बारे में आपको पता है? यस सर। क्योंकि आप सभी तकरीबन प्लस 2 के बाद में आए हो, तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम होता है आपका। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ।
ठीक है जी, Yes, sir. in the first quadrant. नेक्स्ट टर्मिनल्स ऑफ द डीसी सप्लाई वर इंटरचेंज, उसमें क्या किया कि इसके बाद क्या किया वो एक्सपेरिमेंट में कि इन्होंने बोला कि अगर हमने टर्मिनल्स इंटरचेंज कर दिए, द पोलैरिटी ऑफ डीसी सप्लाई एंड बी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ डीसी सप्लाई, ठीक है जी, विद दिस स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन इज ऑब्टेन्ड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. Next time the terminals of the variable DC supply are interchanged, that is A is connected to negative polarity and of DC supply and B is connected to the positive polarity of the DC supply. Since both the voltmeter and ammeters are moving coil, their individual connections should also be interchanged so that the meters can read up the scale. इनका ये होता है कि जैसे आपके ये वोल्ट मीटर और एमीटर्स होते हैं, तो इनके जैसे हमने मेन सप्लाई के कनेक्शन चेंज किए हैं, तो इनके भी हमें कनेक्शन चेंज करने पड़ते हैं. सो दिस हैज बीन डन टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर आर. अगेन उसमें हमने क्या किया कि जब हमने कनेक्शन इंटरचेंज कर दिए, तो उसके बाद हमने क्या किया कि हमने फिर वोल्टेज वेरी की, कि हाँ जैसे हमने पहले किया था ना, ग्राफ प्लॉट किया, तो हाँ जी वोल्टेज वेरी की है. कनेक्शन इंटरचेंज करने के बाद हमने फिर वोल्टेज वेरी की, तो ईच वोल्टेज करंट इज रिकॉर्डेड एंड द पेयर्स ऑफ वी एंड आई आर प्लॉटेड इन दी थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है जी, अब उसका रिजल्ट क्या हुआ, पहले अपना ये आ रहा था, सो इट वाज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो जब हमने वेरी किया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि ये आपका इस क्वाड्रेंट में आ गया, क्वाड्रेंट नंबर 3. ठीक है जी, इसका क्या रिजल्ट मतलब क्या निकला Yes, इसका, sir. कि whenever we interchange the connections, A is connected on the place of B and B is connected in the place of A, तो आप अपना जो ग्राफ है वो हम ऐसे बोल सकते हैं, ये ऐसे आ गया. ठीक है, ठीक है. Yes, sir. So this experimental results indicate that there is a linear relationship between the current and voltage both in the first and third quadrant. इन केस क्या होता कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ये लीनियर आ गया और सेकंड में मान लीजिए ये ऐसा आ जाता, तो ओम्स लॉ कभी ना बनता. ठीक है जी, तो उसमें क्या हुआ कि ये कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स इंडिकेट दैट देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज बोथ इन फर्स्ट एंड योर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन योर थर्ड क्वाड्रेंट. दिस वन एंड दिस वन ये लीनियरली वेरी कर रहे थे, चाहे आपने कनेक्शन इंटरचेंज किए हैं या ना किए हो. Yes, sir. The slope of a straight line is also same in both the quadrants, which shows that potential difference across the terminal of the conductor is proportional to the current passing through it. It simply meant इसका क्या था, V is directly proportional to your resistance. ठीक है जी, अब इसमें क्या कि Yes, sir. अब V एक रेजिस्टेंस के भी प्रोपोर्शनल था, तो इन्होंने क्या किया कि एक तो आपका ये आएगा V is directly proportional to करंट हो गया, I and V is directly proportional to R. अगर V इसके भी प्रोपोर्शनल है, इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो, V is directly proportional to I R आ गया. मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? If V is directly proportional to your resistance and V is directly proportional to your current, so it simply means V is directly proportional to I and R. क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. Clear है. ठीक है, तो अगर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, तो अगर हम इसे हटा के इक्वल टू लगा रहे हैं, तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आती है V is equal to KIR, where K is your constant of proportionality. ठीक है जी, however the units of voltage and current and resistance are defined so that value of K is equal to 1. V is equal to IR हमने सुना होगा, ये हम क्यों लेके चलते हैं, KIR क्यों नहीं लेते कि K की वैल्यू हम हमेशा 1 लेके चलते हैं. तो इसमें क्या है कि however the units of voltage and current resistance
are defined so that value of K is equal to 1. So when current is 1 ampere, voltage is 1 volt and resistance is 1 ohm, तो ये हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन जो बन जाएगी V is equal to your IR, I multiplied by R. So this equation represents the Ohm's law. V is equal to IR. ठीक है जी. Yes, sir. So the equation explains the Ohm's law, which is stated as follow. Physical conditions क्या होती हैं? आपकी टेम्परेचर, प्रेशर of the conductor remaining the same या constant. The voltage across the terminals of conductor is proportional to the current flowing through it. Keeping the physical conditions constant, the conductor remaining constant, the voltage across the terminals of conductor is proportional to the current flowing through it. The resistance which ohm represent are linear. दैट इज रेजिस्टेंस जो हमने वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में ली थी, तो वो लीनियर रेजिस्टेंसेस हमने ली थी जो लीनियरली वेरी कर रही हैं. आल्सो दीज आर बायलेटरल, दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट द रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज. अब मान लीजिए आपकी ये रेजिस्टेंस है 10 ओम की, ठीक है, तुम्हारा करंट है जो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. अब ऐसे फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस जो आपकी है ये प्री फिक्स्ड रेजिस्टेंस 10 ओम की है. आपका 10 ओम का रेजिस्टर है मान लीजिए. अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस आपकी 10 ओम होएगी. अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इस डायरेक्शन में होएगा, फिर भी जो आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमेशा 10 ओम रहेगी. इट विल नॉट चेंज, क्योंकि ये फिक्स्ड है. तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस विल रिमेन द सेम. ठीक है जी. एक हमने ये भी कंक्लूजन निकाला है, तो चाहे ये बेसिक चीज है, बट इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट द रेजिस्टेंस वैल्यू नेवर चेंजेस. अगर मैनुअली हमने चेंज करनी हो कर सकते हैं, अदरवाइज चाहे जितना मर्जी करंट की वैल्यू कम ज्यादा करें या आप या डायरेक्शन रिवर्स करें, इट विल नेवर चेंज. सो देयर आर आल्सो सम नॉन लीनियर रेजिस्टेंसेस आल्सो है जो, तो आपका वो नहीं है, तो आपका ये है. तो इट इज क्लियर. अब ओम्स लॉ हमने डिस्कस कर लिया है, तो उसके बाद क्या था, अपनी एक और प्रॉब्लम आ रही थी सामने कि ओम्स लॉ है जो आपका. अब एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ योर ओम्स लॉ. वी डिस्कस्ड व्हाट ओम्स लॉ इज. अब इसके बाद कुछ है इसकी कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ योर ओम्स लॉ. कि ओम्स लॉ है कि लिमिटेशंस क्या है, मतलब क्या है कि ओम्स लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है. तो एज पर अवर डिस्कशन जो आपका ओम्स लॉ है, इट इज एप्लीकेबल टू लीनियर नेटवर्क्स ओनली. जब आपकी नॉन लीनियरिटी आ जाती है, मान लीजिए आपकी इंडक्टेंस कैपेसिटेंस वगैरह आ जाती है, तो वहां पे ओम्स लॉ आपका जो है एप्लीकेबल नहीं होता है. तो जब कभी मैं आपका वाइवा लूंगा तो उसमें से अगर मैं ओम्स लॉ का कुछ पूछूंगा तो दिस विल बी द क्वेश्चन आई विल आस्क एवरी टाइम. सो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ योर ओम्स लॉ. ठीक है जी. Yes, sir. तो ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है कि जो ओम्स लॉ है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू योर नॉन लीनियर नेटवर्क्स. ठीक है जी. अब Yes, रेजिस्टेंस, sir. जो रेजिस्टेंस आपकी होती है, तो इट इज ऑलवेज रेटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स ओम्स वैल्यू. ये आपकी इसकी यूनिट होती है ओम. ठीक है जी. रेजिस्टेंस इज ऑलवेज रेटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स ओम्स वैल्यू एंड करंट रेटिंग और वोल्टेज जो रेटिंग जो भी होती है इसकी. तो अब टू बेसिक एप्लीकेशन अगर हम देखें रेजिस्टेंस की क्या होती हैं, पोटेंशियल डिवाइडर होता है और करंट लिमिटर होता है.
पोटेंशियल या तो आप पोटेंशियल कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर पोटेंशियल कम ज़्यादा करना है तो ये आपका पोटेंशियल डिवाइडर होएगा। अगर आपने करंट लिमिट करना है तो करंट लिमिट आप कैसे कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम होगा कि ज़्यादा होगा? सर कम होएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हाँ होगी तो करंट कम होएगा। हाँ, क्योंकि रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना आपका फ्लो ऑफ करंट कम होगा। सो जो आपकी फिगर नंबर ये 1.6 बी दी हुई है, सबसे पहले ए दी हुई है, इट इज बीइंग यूज्ड एज योर पोटेंशियल डिवाइडर इन डीसी सर्किट्स में। तो अगर हमने चाहिए कि हमें डीसी वोल्टेज वेरिएबल चाहिए फॉर फिक्स्ड सप्लाई वोल्टेज, तो हम ये सर्किट यूज करेंगे, दिस वन। एंड इफ वी वांट टू यूज करंट लिमिटिंग डिवाइस, तो वी विल यूज द सर्किट एज शोन इन फिगर बी। ठीक है, इट इज करंट लिमिटिंग डिवाइस एंड इट इज इंसर्टेड इन सीरीज विद द सर्किट where the current is to be limited। अब एक और क्वेश्चन आपका आता है कि पावर डिसिपेशन, या इसका एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द या डिराइव द एक्सप्रेशन। चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन इज डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर आर। तो ये आपका 2 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें एक चीज पता है कि P इज इक्वल टू वी आई, हमें पता है पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है जी, एज शोन हेयर कि P इज इक्वल टू वी आई, हमें से पता है, बट ऊपर हमने डिराइव किया हुआ है बाय यूजिंग ओम्स लॉ कि V इज इक्वल टू आई आर। तो ये इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन योर इक्वेशन 1, P इज इक्वल टू आई आर इंटू आर आई, तो ये आई स्क्वायर आर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट, किसी और को कोई डाउट हो? नो सर। सो अगेन यूजिंग, अगर हम ओम्स लॉ का अनदर वर्जन यूज करें, अगर V इज इक्वल टू आई आर है, V इज इक्वल टू आई आर है, आई की वैल्यू V बाई आर भी हो सकती है। हो सकती है जी। हाँ जी बोलिए। यस सर। V इज इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V बाई आर हो जाएगा। तो सेम अगर आई की वैल्यू V बाई आर पुट करेंगे तो P इज इक्वल टू V इंटू V बाई आर हो जाएगा, तो V स्क्वायर बाई आर वाट हो जाएगा। तो पावर की 2 रिलेशन आ जाएंगे, या तो पावर आई स्क्वायर आर होएगा या V स्क्वायर बाई आर होएगा। It is to be noted that V is the voltage across the resistance R and not the supply voltage। तो ये जो इन्होंने बोला हुआ है, जो V इन्होंने ली हुई है, it is the voltage across your resistor R, not your supply voltage। तो वोल्टेज जो V है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो वोल्टेज हमने डिस्कशन कर रहे हैं V का, तो इट इज योर वोल्टेज अक्रॉस योर रेजिस्टर R। ठीक है, अगर इसकी हमने एक छोटी सी एग्जांपल करनी हो, इफ यू हैव योर नोटबुक्स विद यू, तो आपके पास एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है, द लोड रेजिस्टेंस इन अ 220 वोल्ट सर्किट इज 80 ओम, डिटरमाइन द लोड करंट। सिंपल है, वोल्टेज दी हुई है आपको 220 वोल्ट है, तो आपका जो रेजिस्टेंस दी हुई है 80 ओम दी हुई है,
तो I इज इक्वल टू वी बाई और R होता है, तो V की वैल्यू 220 है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 80 है, डिवाइड करेंगे 2.75, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, Yes, sir. ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो इनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं हम। यह क्वेश्चन आ जाएगा आपका डिटरमाइन द कंडक्टेंस ऑफ अ शॉर्ट सर्किट इन अ 120 वोल्ट which result in short circuit current of 500 एम्पियर। तो इसका सीधा ये आंसर है, सीधा फार्मूला जी इज लाइव है भी। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं कि हमें पावर रेटिंग निकालनी है, रेजिस्टेंस निकालना है, या ये क्वेश्चन ये हो सकता है आपका रजिस्टर is rated for 10 kilo ohm 1 watt, determine its maximum voltage and current rating। ठीक है, 10 किलो ओम 1 वाट है, तो इसका आपने मैक्सिमम वोल्टेज करंट रेटिंग निकालनी है, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है। तो ये रिलेशन है, तो हम ये यूज करके आपका आंसर निकाल लेंगे। तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकालनी है, तो ये यहाँ से निकल जाएगा।